पहले अपराधी जंगल राज था, अभी अधिकारी जंगल राज है। जंगल राज तो है, हम अपनी पूरी बाकी की जिंदगी समर्पित कर देंगे इस क्षेत्र के और चंपारण के और बिहार के विकास के लिए। स्वराज में आप देखेंगे कि पढ़े लिखे, योग्य और ईमानदार लोग आ रहे हैं। वो बालू शराब माफिया और भू माफिया और रंगदार लोग इसमें आपको नहीं दिखाई देंगे। ये बदलाव का साल है। इस बार इन लोगों का जाना तय है और एक नया सरकार का उदय होगा जो जनता का राज होगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बदलते बिहार न्यूज। मैं हूं निर्मल कुमार। अभी हमारे साथ मंजर नसीम साहब है जो पूर्वी चंपारण के एक फेमस डॉक्टर है और इन्होंने प्रशांत किशोर के पार्टी भी ज्वाइन किए हैं और नरकटिया जो विधानसभा आता है वहां से इन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और 6-7 महीना से मतलब वहां पे इन्होंने घूम रहे हैं और सभी घर जाकर और पार्टी के बारे में बता रहे हैं, जन स्वराज के बारे में बता रहे हैं और 2-3 मंथ बाद ही चुनाव आने वाली है और इनका क्या रुझान है और लोगों के द्वारा। इनसे आइए बात करते हैं और जानते हैं इनकी तैयारी कैसे चल रही है। सबसे पहले हम चैनल में स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। सबसे पहले आप बताइए कि एक पूर्वी चंपारण के अच्छे डॉक्टर में से एक आते हैं और काफी नाम है आपका, और राजनीतिक में आने का निर्णय कब और क्यों लिया? देखिए, ग्रीस का एक बड़ा व्यक्ति था, फिलोसोफर था, प्लूटो नाम था। उसने कहा अंग्रेजी में, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब ये है कि अगर आप लोकतंत्र में भाग नहीं लेते हैं तो आप तैयार रहिए, आपके ऊपर आपसे कोई अदना आदमी, बेवकूफ आदमी आप पे शासन करेगा। तो ये समाज की हकीकत है। जितने सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग हैं वो तो वोट करने भी नहीं जाते हैं। तो फिर क्या होगा? जब आप इसमें भागीदारी अपनी नहीं रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से बालू शराब माफिया, भू माफिया, यही लोग चुनाव में खड़े होंगे और जीतेंगे और फिर आप पे शासन करेंगे। तो अब जब जन स्वराज की एक पहल आई, सोच आई 2022 में, तो हम लोगों को लगा नो, अब वक्त आ गया है बिहार को बदलने के लिए। पढ़े लिखे लोगों को भी आना होगा एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो फिर हम लोग हैं अब। और नरकटिया विधानसभा में लगातार आरजेडी से विधायक है शमीम अहमद, जो लगातार 10 सालों से आरजेडी के विधायक है, उनके कार्यों किस तरह से देखते हैं? इसका तो आकलन समाज के इस विधानसभा के लोग करेंगे। हमें तो देखने में कोई काम नहीं दिखता है। बिल्कुल ही ये सबसे पिछड़ा विधानसभा है बिहार का और यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का पूरा बिल्कुल कहीं उसका पता नहीं है, अभाव है। और आप समझ लें, आप खुद चल कर के देखें लोगों की स्थिति क्या है। सारे किसान बेहाल हैं, युवा बेबसी में, मजबूरी में बाहर नौकरी करने जा रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय लेवल पे उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। बच्चों की पढ़ाई की स्थिति का भी आप आकलन करिए जा करके, आपको यही लगेगा कि जो गार्जियन सक्षम है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, बेचारे जो 80% से ज़्यादा लोग गरीब हैं वो मजबूर हैं उन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए जहां पढ़ाई के नाम पे सिर्फ खिचड़ी पड़ती है। तो इन परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कि वो काम हुआ है? सड़कों की स्थिति देख लीजिए, पेयजल की स्थिति देख लीजिए। सूखाग्रस्त क्षेत्र है ये। एक कालखंड में जब बहुत बारिश होती है तो सबसे बड़ा बाढ़ग्रस्त एरिया भी यही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल्स में ना दवा है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है। तो किस मापदंड पे आप ये कहेंगे कि ये इस क्षेत्र में काम हुआ है? आप बताइए। हम नरकटिया की जनता अगर चुनती है आपको तो नरकटिया के लोगों के लिए क्या कीजिएगा? हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब होगा और हमें चैलेंज स्वीकार है। हम अपनी पूरी बाकी की जिंदगी समर्पित कर देंगे इस क्षेत्र के और चंपारण के और बिहार के विकास के लिए। और हमारा लक्ष्य होगा कि बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विकसित और अग्रणी ये विधानसभा बने। उसके लिए हम कई स्तर पे काम करेंगे। मूलभूत सुविधाओं का विकास करना तो बेहद जरूरी है।
इस पे काम होगा। जी। सड़कें, यातायात, नाला, गली, जल जमाव ना हो। इसके अलावा लोगों का जो मेन समस्या है, उनके हर समाज के चाहे जो भी लोग हो, उनके घर में बेरोजगारी एक बड़े राक्षस की तरह है, बेरोजगारी। और उस बेरोजगारी से निपटने के लिए बिहार सरकार और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास कोई योजना, कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये हमारा लक्ष्य है। हम हर पंचायत के करीब 1000 बेरोजगार नौजवानों के लिए स्थानीय स्तर पे रोजगार की व्यवस्था करेंगे। कैसे करेंगे ये हम बताएंगे। हमारा जो सब कैलकुलेशंस है, कैसे हम ये करने जा रहे हैं, ये हम समय पे अपने लोगों को बताएंगे। और बच्चों की पढ़ाई के संबंध में हम आपको बता दें कि जो मजबूरी में सरकारी स्कूलों में सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए बच्चे जाते हैं, अब वो उनकी मजबूरी ये नहीं होगी। हम उन्हें अवसर देंगे कि वो बच्चे बगल के प्राइवेट स्कूलों में, कन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में उनका नामांकन हो और सारा खर्चा जनसुराज की सरकार बेयर करेगी। ये उनके लिए एक तत्कालिक हमारा उनको हम एक फायदा के तौर पे देंगे कि बच्चों को पढ़ाई का क्वालिटी में सुधार हो जाए। और हमारा जो लॉन्ग टर्म प्लान है शिक्षा को सुधारने के लिए, उसके संदर्भ में हम आपको ये बता दें कि आप लोगों ने नेतरहाट का नाम सुना होगा। अभी बिहार में कितने नेतरहाट हैं पता है? अब बताइए, कुछ तो आंकड़ा आप लोग के पास होगा। एक भी नहीं है बिहार में। आज के डेट में लालू नीतीश का 35 साल का शासन के बाद एक भी नेतरहाट के स्टैंडर्ड का स्कूल यहाँ नहीं है। फिर आप शिक्षा की उम्मीद करते हैं कि यहाँ से लोग अच्छे विद्वान बन के निकले, शिक्षा में अग्रणी हो जाए बिहार? ये तो असंभव है। तो हमारा लक्ष्य होगा कि हर प्रखंड में एक नेतरहाट के लेवल का स्कूल का स्थापना करें और पूरे प्रखंड के बच्चों के लिए फेज वाइज हम लोग वहाँ पढ़ाई शुरू कराएं, ताकि के जब शिक्षा में बिहार अग्रणी होगा तभी देश में अग्रणी होगा। ये बात तो सब मानते हैं। आप पेशे से डॉक्टर है और आपका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, और आप एनडीए और राजद की पार्टी ना चुनकर जन स्वराज पार्टी क्यों ज्वाइन किए? जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह हैं, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी या जदयू। ये जो दलों का दलदल है कहते हैं, ये इन लोगों ने ही बिहार का ये हश्र किया है, बिहार को पिछड़ा बनाया है, बिहार को के लोगों को बेबस और लाचार और मजबूरी में प्लान करने को मजबूर किया है। इन्हीं दलों ने, इन्हीं दलों के शासन में बिहार की ये स्थिति दुर्गति हुई है। तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे उन दलों में जाना चाहिए था? ऐसे दल जिनसे बिहार का कोई कायाकल्प नहीं हो सका, बिहार आज से जो 35 साल पहले था आज भी उसी पायदान पे खड़ा है। तो क्या मुझे उन दलों में जा कर के कोई लाभ होता, हम समाज का कोई कल्याण कर पाते? इसलिए कि उनकी सोच वैसी नहीं थी, उनके पास कोई बिहार को लेकर के कोई योजना, कोई प्लानिंग नहीं थी। इसलिए मैं उन लोगों के जो कार्यकलाप था उससे मैं सहमत नहीं था। मुझे या समाज के किसी आदमी को ये नहीं लग रहा है कि वो लोग समाज के लिए 35 साल में जब उपयोगी नहीं हुए तो भविष्य में भी वो कर पाएंगे। तो इसलिए अब समाज को, बिहार के लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए इन पार्टियों से जनसुराज आई है। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हम जनसुराज के उद्देश्यों को, जनसुराज के लक्ष्य को, बिहार को अग्रणी बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हम अपना भी कंधा लगाएं। तो इसलिए जनसुराज में आप देखेंगे कि पढ़े लिखे, योग्य और ईमानदार लोग आ रहे हैं। वो बालू शराब माफिया और भू माफिया और रंगदार लोग इसमें आपको नहीं दिखाई देंगे। आप जब लिस्ट निकलेगा यहाँ से हर विधानसभा का, तो आप लोग खुद ही देख करके पता लगा पाएंगे कि ये और पार्टियों से अलग है। विपक्षी लोगों का कहना है कि जन स्वराज नहीं धन स्वराज की पार्टी है, इस पे क्या राय है आपका? आप आरजेडी वालों से जाके पूछिए कि भाई तुम्हारे पास धन का क्या स्रोत है। जब वो
आज से 1.5 साल पहले सत्ता में थे इसी नीतीश के साथ, तो उन लोगों ने क्या किया था जिससे धन उगाही हुई है, आप पता लगाएं। ट्रांसफर पोस्टिंग, हाँ, बालू शराब माफियाओं को संरक्षण दे करके वहां से धन की उगाही। और अभी के डेट में ये जो लैंड सर्वे चल रहा है, ये प्योरली नीतीश और बीजेपी सरकार का धन उगाही का एक स्कीम है। समाज से कैसे उगाही किया जाए, ये उसका एक जीता जागता प्रमाण है। तो इन लोगों से आपको सवाल करना चाहिए कि भैया आप लोगों के पास पैसे कहाँ से आते हैं, कौन है आपका फंड देने वाला? यही लोग हैं बीजेपी और सारी पार्टियां जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड ला करके ब्लैक मनी को अपने खाते में लोगों से जमा कराया। आप उसका कोई भी हिसाब ले सकते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो पैसा है आप जा करके देखिए आपको क्या हिसाब मिलता है। तो ये पार्टियां वही हैं जो गलत तरीके से धन उगाही करके अपनी फंडिंग करते हैं। और जहां तक जन सुराज की बात है, तो हमारे शांत का जो आज से 10 साल पहले तक का कार्यकलाप है, देश के विभिन्न राज्यों में इन्होंने पार्टियों को जो मदद की थी, वहां के लोगों के साथ इनका जो रिश्ता है, वो लोग जब उन लोगों ने देखा कि प्रशांत अपने बिहार के लिए एक प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोगों ने हमें सहयोग दिया है। और उसी के वजह से हम लोग इस काबिल हुए हैं कि हम बिहार की एक आवाज बन करके, और अभी बिहार में एक बदलाव का फिजा जो बना है उसके हम लोग ध्वजवाहक हैं। और ये एक तरह से बिहार का जो एक काला अध्याय था वो अब खत्म होने जा रहा है, और अंधेरा के बाद उजाले का एक आने का एक अभी अवसर बन रहा है। राजद के जो भी कार्यकर्ता है और नेता लोग हैं वो एनडीए को दोष देते हैं, और एनडीए के है जो वो बोलते हैं कि जंगल राज पहले था, और ये लोग बोल रहे हैं, राजद के नेता लोग बोल रहे हैं कि अभी जंगल राज 2 आ गया है। इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, ये दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। पहले अपराधी जंगल राज था, अभी अधिकारी जंगल राज है। जंगल राज तो है, आज से 35 साल पहले बिहारियों की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी आज भी वही है। 4 दशक बीतने के बाद भी बिहारियों की स्थिति और इनकी जो आर्थिक सामाजिक परिस्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये तो है, अब उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है और ये बदलाव का साल है। इस बार इन लोगों का जाना तय है और एक नया सरकार का उदय होगा जो जनता का राज होगा। किसी पार्टी, किसी परिवार और किसी व्यक्ति का राज नहीं होगा, जिससे अभी हम लोग ग्रस्त हैं। चलिए, आप अपना कीमती समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग देख रहे थे बदलते बिहार न्यूज, मैं हूं निर्मल कुमार। तो आप लोग का राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।